नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं नेशनल बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने लगाए चुनाव आयोग पर आरोप, कहा आम जनता के अधिकारों पर हमला किया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने किया चुनाव आयोग का बचाव। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर साधा निशाना, कहा पप्पू यादव के बयान गैर जिम्मेदार। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, मामले के खुलासे के लिए एसआईटी का हुआ गठन। विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। कांग्रेस नेता अलका लांबा का एनडीए सरकार पर निशाना, कहा राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। कर्नाटक के एक गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लगे गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने लगाया गर्भवती महिलाओं को खराब खाना देने का आरोप, कहा ग्रामीणों ने की उचित कार्रवाई करने की मांग। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भी सियासत तेज है। इसी को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने जानबूझकर आम जनता के अधिकारों पर हमला किया है। साथ ही कहा कि करोड़ों लोगों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं और आयोग की मंशा स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने फिर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग को अब यह साबित करना पड़ रहा है कि कोई नागरिक बिहार का है या नहीं है। पहले जहां मतदाता सूची बनती थी, अब आपको खुद को नागरिक साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। हमारे लगभग जो है 14 पार्टियां थी और उसमें बड़ी लोगों ने जो हमारे जो बिहार के लोगों के जो भावना है, जिस तरह से यहाँ पे 25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्ट्रो प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने गया। और जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी उनकी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है। और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय दीजिए। जो चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आप लोग संतुष्ट अभी? देखिए संतुष्ट की क्या बात है, आप देखिए ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था, और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये दोनों में अंतर है। और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है। तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। इसलिए वो सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है। और ख़ास करके ST SC OBC और जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि BLA जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर, और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है।
और यदि ये रुक जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन कैसे होंगे, युवाओं के नौकरी के आप कैसे देंगे, क्योंकि उनको आइडेंटिटी यदि वेरीफाई करना होगा तो उनको वोटर चाहिए, इसलिए युवा के साथ भी समस्या है। बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कोई गठबंधन नहीं, सब जो था लोकसभा के लिए था। अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। गांधी जी को चिट्ठी लिखा गया है एएमआईएम के द्वारा कि गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए। गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीट लड़ेंगे, कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए, ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे, हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझने की प्रयास। गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष जी कितना सही है, क्योंकि आप अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है कि जनाधार नहीं। देखिए, ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आई है तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जा सकता है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां पप्पू यादव ने इसका बहिष्कार करते हुए लोगों से कहा कि बीएलओ को कोई प्रूफ मत दीजिए, जहां पहले सरकार ने पैसे छीना और अब सरकार अधिकारों को छीन रही है। तो वहीं पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही भारत सरकार मजदूर, छात्र, महिला और दलित विरोधी है। वहीं 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा और पटना में हम चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरेंगे। इसके नेता रहे। मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी, ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर ली, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें जनता के बीच आने की जरूरत, लड़ने की जरूरत। इसीलिए हम कांग्रेस प्रधानी एलापो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का जाम, हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में। जान जाए पर प्रवचन न जाए, मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद नोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा
कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए, आप धमकी दे रहे हैं टीचर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने एक के बाद एक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। एक तरफ जहां उन्होंने चुनाव आयोग की बचाव किया, तो वहीं पप्पू यादव के आंदोलन और धमकी भरे बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपनी आपत्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत रखें, न कि अधिकारियों को धमकी दे। साथ ही कहा कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार है कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गुमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीजों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीएलओ को घुसने नहीं दो, वीडियो को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या घुसती है, आपको अपना बात कहना है, जाइए इलेक्शन कमीशन अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। डोमिसाइल नीति पर जो छात्र हंगामा कर रहे थे, इसकी अगर घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है, तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहां डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा, तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए, 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियां निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा, तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज देख करके करना है। तत्काल कुछ फायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, इस सब चीज को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में, तो उनको आना है नहीं, सब चीज की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा, जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब यहाँ से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। देखिए भाई, प्रोवोक नहीं, they are not using their brain कि it is in the interest of public student और it is in the interest of other people। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियां अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियां आएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं, जिसको देखते हुए पटना के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से जो वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया चलाई जा रही है, वहाँ तालुकी फरमान की तरह है।
जिसे 8 करोड़ मतदाताओं में से 20% को वोट देने से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यही बताया कि इस मुद्दे पर जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया जाएगा और जन जन तक इसकी असलियत पहुंचाई जाएगी। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि महिला कांग्रेस अब माय बहन माय योजना के तहत महिलाओं को 25 रुपए प्रति महीना की सम्मान राशि का संदेश लेकर घर घर जाएगी। पहली तो ये बात है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भारत सरकार ने एक तुगलकी प्रमाण जारी कर 8 करोड़ बिहार के मतदाताओं के वोट से वंचित रखने का जो षड्यंत्रकारी घोषणा की है, उसके विषय में हम तमाम अपने बिहार के जिला अध्यक्षों को बुलाए हैं और उनसे हम लोग कुछ बातें शेयर करेंगे और हम भी उनको निर्देशित करेंगे कि जो मतदाता पुनरीक्षण का काम 25 दिनों के प्रक्रिया में होना है और उस 25 दिन के प्रक्रिया में 8 करोड़ मतदाता में जो 20% इलेक्शन कमीशन जो बातें कही है कि 20% तो हम एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे, तो उस विषय पर भी हम अपने जिला अध्यक्षों को मतदाताओं के अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सघन अभियान चलाएगी। तो ये विषय जिला अध्यक्षों के हैं। साथ ही साथ हमारे नवनियुक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस की तरफ से जो बिहार में ऑब्जर्वर या प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे भी हमारी यहाँ इंटरेक्शन होगी और उनसे भी 2 मुद्दे पर हमारा बातें होगी। उनसे हम लोग ये बताने का कोशिश करेंगे कि हमारी माई बहन मान योजना को हम अब तक कितना लोगों तक पहुंचाए हैं, इसमें जिला अध्यक्ष की कितना कठिनाई हुई है, उस कठिनाई को कैसे खत्म करेंगे और इस माई बहन मान योजना को हम कितना और कारगर तरीका से कम समय तक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि कई हमारे कम्युनिटी बैठक, छोटे छोटे चौपाल, बड़े बड़े चौपाल, इसके बाद उससे बड़ी सभा, उसके बाद हमारे और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सभा, हमारे प्रभारियों की सभा का हम रूपरेखा पर यहाँ डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद हम एक कंक्लूड कर करके रास्ता निकालेंगे कि उसको हम कम समय में ज्यादा कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि अभी फ्लड के माहौल बनने लगा है, खास करके उत्तरी बिहार में, तो वहां हमारे लिए 2 चुनौतियां साथ साथ है। उसमें पहले तो कि फ्लड चढ़ने लगा है, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे माई बहन मान योजना को पहुंचावे, और दूसरी मतदाता सूची में जिनकी नामी कटने वाली है, उनको हम कैसे जो है उनको हम अवेयरनेस करें, बातें करें, यही हमारी बात है। और हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अलका लांबा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पे जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक महिलाओं के लिए विशेष तैयारी किया है और वो विशेष तैयारी में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड हम लगभग यहाँ क्वांटिटी कहें तो ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस के तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं।
और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे और उनको हेल्थ के रूप में अवेयरनेस भी महिला कांग्रेस की तमाम सदस्य उसको जो है अपनी संदेश पहुंचाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एनडीए सरकार को लेकर घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस क्रम में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का जुलाई में आखिरी सत्र है और राज्य की जनता बदलाव चाहती है। तो वहीं केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली ने जिन्हें नकार दिया वे अब बिहार में किस भरोसे चुनाव लड़ने आ रहे हैं। साथ ही दावा करते हुए कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। ये लड़ाई जनता के हक की है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कोई किसी से गठबंधन नहीं करेगा। नहीं, कुछ नहीं। भाजपा की बी टीमें है, दिल्ली में बर्बाद हो गए, खुद अपना चुनाव हार गए, दिल्ली में बाहर कर दिया दिल्ली ने, वो बिहार आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैडम बिहार पहुंची है, आप इससे पहले बिहार की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुए उसके लेकर भी आवाज उठाते हैं। क्या लगता है चुनाव में ये सब बिहार के लिए मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, बिहार में एक उबाल आ चुका है। विधानसभा का ये एनडीए की सरकार का अंतिम सत्र जुलाई में होगा, अंतिम सत्र है। इंडिया अलायंस की सरकार वापसी करेगी और आज जो अन्याय, अत्याचार, नाबालिग बेटियों के, दलित बेटियों के बलात्कार, सुनवाई नहीं, अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने से 9 साल की दलित बेटी ने दम तोड़ा है पटना के अस्पताल के बाहर। सरकार को घेरेंगे, जवाब देना होगा। आज और कल हम पूरा शीर्ष नेतृत्व पटना में आ चुके हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं हूं, हमारे सभी लोग हैं। हम लोग उस पर बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दे पर। अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। क्या सुनना चाहते? आप लोग इलेक्शन कमीशन से जाके आप लोगों ने मुलाकात किया, बातचीत हुई, क्या हुआ? कल परसों हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव पास हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बढ़ रही हत्याएं कई सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। दरअसल पटना में एक बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी को लेकर सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने कहा कि घटनास्थल पर घेराबंदी की जांच की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले के खुलासे के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसके साथ ही व्यापारियों गोपाल खेमका की हत्या के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने निशाना साधा और सीएम नीतीश कुमार से कहा कि बिहार को बचाने की अपील। उन्होंने कहा कि सारे जमीन माफियाओं का लिस्ट निकालनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली 1 लगने की सूचना है। अपराधी 1 अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक। बाइक से आए थे या क्या? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। ठीक है। और उनको आज रात बांकीपुर क्लब के वो डायरेक्टर भी हैं, आज रात वो क्लब गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। लौट करके 11:30 बजे जैसे ही वो अपने घर कटारुका निवास के पास पहुँचे, घात लगाए हुए गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर पे के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है। 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। हम ही लोग वहां पहुंच करके
और हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया। तो कंकड़बाग से किसी थाने से कोई पुलिस वाले आए थे। उसके बाद गांधी मैदान थाना रात को 1:33 पे पहुंचता है कि हमको अभी जानकारी मिली है, जबकि हम लोगों ने खुद पर्सनली पुलिस लाइन को या पुलिस कंट्रोल रूम को जो हमारे पास नंबर मिला हमने सबको फ़ोन किया। और कुंदन कृष्णन जी से भी हमारे भाई साहब का अच्छा परिचय था, अच्छा थी बातचीत थी, तो उनको भी फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। और 2:01:33 में वो पुलिस आई है, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग अपने भाई की डेड बॉडी को अपने घर ले आए और नीचे रखा हुआ है अभी। उसके बाद आपकी एसपी पटना की एसपी पहले टाउन एसपी आए, इसके बाद एसपी साहिब आई। वो आई हैं करीब 2:30 बजे, पूछ रही है क्या हुआ कैसे हुआ, जबकि ये पुलिस का सवाल है। और बाकी लोगों को मालूम हो गया, मीडिया को मालूम हो गया, वो फ्लैश कर रहे हैं। पुलिस को पता ही नहीं, वो आके पूछती है कैसे हुआ क्या हुआ। हमने ही उनको जानकारी दी कि इस जगह पे गोली मारी गई है, देखिए गोली का खोखा भी पड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने, उनके पुलिस वालों ने 2-4 ईंटा रोड से उठा करके उसको घेर दिया। ना इनके पास कोई फोरेंसिक टीम है, ना कोई और है, ना इन्होंने अभी तक का कुछ किया है। बस हम लोग फुटेज देख रहे हैं, फुटेज खंगाल रहे हैं। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं है। हम लोगों ने ही डीएम को फ़ोन करके ऑर्डर लिया कि रात में ही हमारे भाई का पोस्टमार्टम हो जाए। और ये पिछले 2 डीएम के ऑर्डर के बाद भी अभी तक पीएमसीएच में ना तो कोई व्यवस्था हुई है, ना सुपरिटेंडेंट आए हैं, ना कोई डॉक्टर डिप्यूट हुआ है। पोस्टमार्टम ऑफिस से अभी मैं लौट रहा हूँ, वहाँ पे आधे घंटा खड़ा होने के बाद। ना तो पोस्टमार्टम का कोई बंदा वहाँ पे है, कोई कर्मचारी वहाँ पे है, ना कोई डॉक्टर है, ना सुपरिटेंडेंट है, ना प्रिंसिपल। डीएम साहब का आइडिया, और डीएम साहब ने हमें खुद फोन करके कहा कि हमने हमारी प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से बात हो गई, आप लोग चले जाइए। मैं वहीं से अभी लौट रहा हूँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पोस्टमार्टम हाउस बंद है। वहाँ पे गांधी मैदान थाने वाले खड़े हैं। तो हम कहा कि जब वो आ जाएं खबर कीजिएगा तब हम ले आएंगे। सर एक सवाल है, जो आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें अपराधी दिखे? सीसीटीवी फुटेज हम कहाँ से भी देखेंगे, अगल बगल के सब बंद है। हम तो सुबह अपना देखेंगे ना। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस तो जगह जगह पे जो अपना फुटेज सीसीटीवी लगा रखा है, सीट बेल्ट नहीं है तुरंत फोटो खींच लेता है उनका कैमरा, तुरंत आपके उस पर फाइन का स्लिप आ जाता है। और जो आदमी हेलमेट नहीं लगाया उसकी फोटो खींच लेती है, उसका 500 रुपये का चालान आप तुरंत उसको SMS कर देते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ गए आपके वो सीसीटीवी कैमरा? वर्ल्ड क्लास सब कुछ बना रहे हैं आप। अपराधी पीछा कर रहे थे या पहले से घात? पहले से ही खड़े होंगे, पीछा तो कुछ ऐसा बांकीपुर क्लब से आ रहे थे सर। जी पटना SSP आए हैं अभी तक? नहीं, पटना कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया है। 2:30 बजे के बाद सिटी SP साहिब आई हैं, जो SP हैं सिटी SP टाउन है या टाउन जो भी यहाँ के SP हैं, अभी खड़ी हैं। सर का परिचय? मैं उनका कजन ब्रदर हूँ, मेरा नाम शंकर खेमका है। 6 साल पहले बेटे की भी हत्या हुई थी गुंजन खेमका की। गुंजन खेमका की उनकी फैक्ट्री हाजीपुर में, उनकी पुरानी फैक्ट्री है 40 साल पुरानी कॉटन की, उसके गेट पे मारा गया था उनके बेटे को। आज इनको यहाँ मारा गया है। सर किसी तरह की पहले कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ होता तो हम गांधी मैदान थाने काफी लेट से आया। तो गांधी मैदान थाना या कितने कोई भी थाना हो, सब ये वसूली में लगे रहते हैं कि कौन ट्रक पास हुआ, कौन बालू का ट्रक पास हुआ, और क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, दिस हुआ दैट हुआ। हमारे लिए तो अच्छा ये लोग जो राजद को या लालू जी के राज को जो जंगल राज कहते हैं, उससे बड़ा जंगल राज अभी बिहार सरकार चला रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम चला रही है, सब चीज में ब्लैक मार्केटिंग है, सब चीज में लूट है। पुलिस वाले जगह जगह आम पब्लिक को परेशान करते हैं। गुंडों को पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या लेके जा रहा है उसका झोला चेक करने के लिए इनके पास टाइम है, उनकी डिक्की खुलवा करके चेक करने का टाइम है, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने का या यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का कोई इनको लेना देना नहीं है। पटना डीएम के आदेश के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ। डीएम साहब नहीं, पुलिस वाले हमको कहते रह गए कि साहब हम डीएम को फोन लगा रहे हैं, बात नहीं हो रही है, जबकि हमारे एक फोन पे डीएम साहब ने फोन उठाया है और वो खुद नीचे ऑफिस में आए हैं और हम लोगों को बुला करके तुरंत ऑर्डर टाइप करा करके दिया है सुपरिटेंडेंट के नाम को। हमारे सामने सुपरिटेंडेंट को फोन लगाया 10 बार, नहीं उठाया है। तब उन्होंने अपने स्टाफ को कहा, प्रिंसिपल को, पीएमसीएच को कहा कि साहब उनसे बात कीजिए और हमसे हमारी बात कराइए। ये तो हाल है आपके। और ये बिहार सरकार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रही है, अंग्रेजों का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ। जहाँ तो सिर्फ इतना कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा कि हाथ जोड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी जागिए, बचाइए इस बिहार को। सर गुंजन खेमका की भी हत्या हुई था 3 साल पहले। 3 साल पहले, और फिर 3 साल बाद हम ही आए। थाना
500 मीटर की 50 कहाँ 500 मीटर, कुछ ही ये 500 मीटर थोड़ी है, कुछ ही दूरी पे 112 की गाड़ी कोई मतलब नहीं है। हेलमेट जांच में पैसा वसूली होंगे, जूता जांच में पैसा वसूली होगा, अन्य चीज़ों में पैसा वसूली होगा, शराब को पकड़ के हम पैसा वसूली करेंगे, लेकिन आदमी की हिफाजत चार्जशीट नहीं होगा। आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए। इसके पहले भी एसएसपी थे उनके पदाधिकारी को दोष नहीं दूंगा हमेशा। आप नेता को दोष क्यों नहीं देते हैं? आप सिस्टम को खाली गाली देते रहिए। आप सरकार को क्यों नहीं दोष देते हैं? हेडक्वार्टर को क्यों नहीं दोष देते हैं? आप हमको बताइए ना, समाज को क्यों नहीं दोषी देते हैं? इस अपराधी को भोन कौन देता? अपराधी चलाता कौन है? कि बगल में चीज़ें होंगी, कौन बना रहा है? इतने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया सब कुछ परोसते हैं, तो इनको चलाता कौन है? समाज। और समाज प्रोटेक्ट करती है अपराधी माफिया को। खाली पुलिस को गाड़ी देते रहो और समाज को नहीं। नेता सारे अपराधी माफिया को टिकट देते रहे, उसको एमएलए एमपी बुलाते रहे, नेता का किचन अपराधी माफिया से चलते रहे और हम लोग गाली देते रहे पुलिस को से। पुलिस निश्चित रूप से अपने जगह पर दोषी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट तो सिस्टम चलाने वाले जमीन माफियाओं ने जीना हराम कर दिया है। सारे जमीन माफियाओं का लिस्ट निकालना चाहिए, किसके किसके नेताओं के साथ टेलीफोन का कॉल होता है, क्या लोकेशन डोरेशन है, यहाँ किसका मोबाइल लोकेशन था, निकाल करके नेताओं के मिली भगत की जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बलौदा में महावीर कोल वशारी श्रमिक संगठन भलाई ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए अपनी नाराजगी जताई और कहा कि मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने हड़ताल करते हुए वेतन वृद्धि 18 से 20,000 करने की मांग करी है। हम लोग का हड़ताल परसल हुआ था, जिसमें वादा किए थे 5% देने का, और वो अभी तक नहीं दिया। नहीं देने के कारण हम लोग तहसीलदार एसडीएम के पास बैठे थे, वो लोग समझौता करवा देखे, लेकिन प्रबंधक ने समझौता को नहीं मान किया। अब नहीं मान किया तो हम लोग बोले कि हमारा 3 तारीख का धरना जारी रहेगा। हम लोग का मांग है 18,000 पेमेंट, 10% हर साल की एग्रीमेंट, इतना होना चाहिए। इसीलिए मतलब नहीं होगा तब तक, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे परिवार समेत। अब कल से कोई पूरा परिवार समेत लेकर आएंगे। अभी तो हम लोग पूरा श्रमिके भाई आए हैं, अब कल से पूरा बाल बच्चा लेकर सब यहाँ उपस्थित होंगे। अब इसका जिम्मेदारी पूरा शासन प्रशासन के यहाँ की प्रबंधक होगा। कर्नाटक के हुबली में राज्य सरकार बढ़ते बच्चों को सुपोषित करने और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कर रही है, लेकिन यहाँ के एक गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर खराब भोजन देने का आरोप लगाया है। ग्रामीण ने कहा है कि हमें हर महीने ऐसा खराब खाना देते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अधिकारी तुरंत गांव का दौरा करें और खराब खाना देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। ನೋಡ್ರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಪಟಗುನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಮ್ಮೂರ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಆಯಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಿನ್ನೋದ್ರೆ ತಿನ್ನಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಂಥವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನಗಳು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಂಥ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಇವ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ತಿಂತಾರನ್ರಿ? ಇವನು ಯಾರು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಪಟ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಕ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಕೊಡುವ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗ ಮಗು ಸತ್ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ. ಏನರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೆಂಬರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆಂಬರ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಕುಡಿ ನೀರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇವರ ಕೆಡಿಸೋದು. ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಏನಾರ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರಲಿ, ನೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮ್ಯಾನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಇದ್ದು ಏನು ಉಪಯೋಗ್ರಿ ಊರಾಗ? ನಮ್ಮ ಪಟ್ಗುನ್ಸಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ, ಏನೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಯಾವುದನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕಾಳು ಕೊಟ್ರ ಬುಳ್ಸತ್ತಿದ್ವು, ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಇಂತಿಂಥ ಹಾಳೆ ಒಳಗೆ. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ತತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ತತ್ತಿರಿ, ಇವ್ರು ಉಪ್ಪು ಇವು ಹುಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತವ್ರಿ, ಕಾಳಿಗೆ ನುಸಿ ಬಂದಾವ್ರಿ, ಇಂತಿಂಥ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೇನ್ರಿ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದತ್ತ ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಂಥವು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಹುಳ ಆಗ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೆಂಬರ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳೇವಿ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಳ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರನ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಪ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂಥರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು? ಮತ್ತೆ
ಹಾಂ ಊರನವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂಗನವಾಡಿಯವ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಸತ್ಯವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳಿಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ನಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿರೋ ಮಗು ಏನಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳೋನ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇದೇ ಹೇಳಾರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಸರ ಅಲ್ರಿ, ಒಂದು 10 ದಿನ ಬಿರಿ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ ನಾವು. ಅಕ್ಕಿ ರೀ, ತತ್ತಿ, ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆ, ಕಾಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಬುಳ್ ಸತ್ಯಾವ್ರಿ ಇವು. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಬರಲಿ ರೀ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಳ್ ಸತ್ತಿದ್ದು ಬೇಡ ನಾವು. ಇದನ್ನ ತಿಂದು ಸತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ರೀ ನಾಳೆಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ ರೀ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕೀರೇಶ್ ರಂಗಣ್ಣವ್ರ ಅಂತ್ರಿ. ನಾವು ಕೊಟಗುಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಗರು. इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।